आज का डीप डाइव एक ऐसे व्यक्ति पर है जिनका एक नारा तो हम सब जानते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ बिल्कुल। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सिर्फ इस नारे से कहीं ज्यादा थे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि वे एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। सही बात है। जिन्होंने संस्कृति और मीडिया को आजादी की लड़ाई का हथियार बना दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और उनकी कहानी शुरू होती है उनकी परवरिश और पढ़ाई से। इन नोट्स में एक बात साफ दिखती है, उनका जन्म 1856 में रत्नागिरी में हुआ, एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन उनकी शिक्षा में गणित और खगोल शास्त्र जैसे आधुनिक विषय भी शामिल थे। तो ये जो पारंपरिक ज्ञान और पश्चिमी विज्ञान का मेल था ना, हाँ, शायद यही उनकी सोच की असली बुनियाद बना। ये बहुत दिलचस्प है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये मेल उनके काम में मतलब कैसे झलकता था? क्योंकि अक्सर इन दोनों चीजों को एक दूसरे के खिलाफ देखा जाता है। बिल्कुल, और यही उनकी खासियत थी। उन्होंने वेदों और गीता की अपनी समझ का इस्तेमाल लोगों में एक आत्मविश्वास जगाने के लिए किया। अच्छा। लेकिन साथ ही वो जानते थे कि ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए आधुनिक तरीकों की जरूरत होगी, जैसे प्रेस या फिर बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करना। उन्होंने अतीत से प्रेरणा ली पर उसे भविष्य के लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया। और यही सोच उन्हें कांग्रेस के अंदर भी एक अलग आवाज बनाती है। इन लेखों में जिक्र है कि उन्हें गरम दल का नेता माना जाता था। हाँ। उस समय इसका असल में क्या मतलब था? क्या वे नरम दल वालों से बहुत अलग थे? हाँ, सोच काफी अलग थी। देखिए, गरम दल का मतलब ये नहीं था कि वो हिंसा में यकीन रखते थे, नहीं। इसका मतलब था कि वो याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों की राजनीति में यकीन नहीं रखते थे। मतलब वो मांगने में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं मिलेगा, वो जनता के दबाव और संघर्ष से मिलेगा। इसीलिए उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली, लोगों द्वारा स्वीकृत नेता। हाँ, और ये उपाधि कांग्रेस ने नहीं बल्कि जनता ने दी थी। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये जबरदस्त अवामी कनेक्शन बनाया कैसे? और यहीं पर उनकी वो जीनियस स्ट्रैटेजी सामने आती है। जब हम इन लेखों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल आज के जमाने के इन्फ्लुएंसर की तरह किया। हाँ, सही है। उन्होंने 2 अखबार निकाले, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी ये। हाँ, एक 2 pronged मीडिया स्ट्रैटेजी। केसरी आम लोगों की भाषा में सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार की तीखी आलोचना करता था। और मराठा अंग्रेजी में था, ताकि पढ़े लिखे भारतीय और खुद अंग्रेज भी उनकी दलीलें पढ़ें। और ये बहुत बड़ा जोखिम था। उस जमाने में सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह का कानून वो बहुत सख्त था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, है ना? कई बार अपने लेखों की वजह से। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने प्रेस की आजादी को स्वराज की लड़ाई का हिस्सा बना दिया। लेकिन सिर्फ अखबारों से तो हर किसी तक नहीं पहुंचा जा सकता था। सही कहा। और यही उनका दूसरा मास्टर स्ट्रोक आता है। ये समझना जरूरी है कि उस समय ब्रिटिश राज में आप खुलेआम बड़ी राजनीतिक रैली नहीं कर सकते थे। राजद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता था। बिल्कुल। तो तिलक ने इसका एक तोड़ निकाला। सरकार धार्मिक त्योहारों पर तो रोक नहीं लगा सकती थी, है ना? नहीं लगा सकती थी। तो उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को एक आम पूजा से बदलकर एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मंच में तब्दील कर दिया। कमाल की बात है। मतलब उन्होंने धर्म और संस्कृति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हाँ? इन त्योहारों के जरिए हजारों लोग एक साथ आते थे, देशभक्ति के गीत गाते, भाषण सुनते, और उनमें वो स्वराज की भावना फैलती थी। एक तरह की राजनीतिक चेतना जो सांस्कृतिक चादर में लिपटी हुई थी। उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा था। तो हमने देखा कि उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया, संस्कृति को एक हथियार बनाया। इन सब को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त कम्युनिकेटर और रणनीतिकार थे, जो जानते थे कि लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचना है। बिल्कुल। अगर तिलक के बारे में एक बात याद रखनी हो तो यही है, वे सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक और कुशल रणनीतिकार थे। सही। जिन्होंने मीडिया और संस्कृति की ताकत को पहचाना और उसे स्वतंत्रता संग्राम की नींव में बदल दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि उनकी अपनी संस्कृति भी राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली जरिया हो सकती है। यह एक बेहद जरूरी सबक है और ये हमें आज के लिए एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए त्योहारों का इस्तेमाल किया। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस डिजिटल युग में
जब हमारे पास सोशल मीडिया और अनगिनत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, सामाजिक या राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने के लिए कौन से सांस्कृतिक मंच या तरीके सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं?